जैसे एक शाहरुख खान का डायलॉग है मूवी का, वो ये कहता है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। काउंट बनते ही नहीं है तो वो इट मीन्स कि वो कंसीव करने में असक्षम रहेगा, और जब असक्षम रहेगा दैट मीन्स अ कंप्लीट इनफर्टिलिटी। पेशेंट मेरे पास फेस कवर और कैप पहन के और ग्लव्स पहन के आते हैं। मैं तो साफ मना करता हूँ कि कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जो बॉडी खुद से बना रही है। पीसीओडी, पीसीओएस दोनों में ही एक ही कॉमन सिम्टम, सिस्ट के साथ साथ उनकी फेशियल स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, हेयर लॉस होना चालू हो जाता है। और वैसी बात है कि उसका प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है तो कभी कभार मेरे पास आकर पेशेंट एज ए फीलिंग के साथ रो भी पड़ता है। हेलो एवरीवन, आज हम इस पॉडकास्ट में लाए हैं एक और नया एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर हिमांशु से, जो मेल फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, और साथ में स्किन को रिलेट करते हुए जो मिथ्स हैं या फिर डाउट्स हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनको क्लियर करेंगे और हम अपनी फर्टिलिटी और स्किन दोनों को कैसे चमकदार बना सकते हैं आज उनसे जानेंगे। सो वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ कैसे? बहुत बढ़िया। तो सर, एज द नेम सजेस्ट, डॉक्टर हिमांशु धवन द मेल फर्टिलिटी एक्सपर्ट, राइट, एंड यू द किंग ऑफ योर फील्ड। तो ऐसे में हम सब जानना चाहते हैं कि मेल फर्टिलिटी क्या होती है। पहले तो उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाहर इतना इन्फ्लुएंस है मीडिया में, या फिर इतनी चीजें हैं जो गलत गाइड भी हो जाती हैं और लोग फॉलो करते हैं फिर पछताते हैं। तो मेल फर्टिलिटी से हम क्या समझते हैं, फिर हम आएंगे इनफर्टिलिटी पे। चलो, बेसिकली मेल फर्टिलिटी उसको कह दिया जाता है जहां पर मेल के स्पर्म बन रहे हैं बट इतने नहीं बन रहे जिसकी वजह से वो फर्टाइल कर पाए। पहला अच्छा, पॉइंट। फर्टाइल करने से हम यहाँ फर्टाइल इन मींस कि बेसिकली कि कंसीव एक चीज होती है, जब हम मेल और फीमेल पार्टनर जब मिलते हैं तो हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बेबी प्लान हो, जिसे हमको हम कंसीव बोल देते हैं। जब मेल के अंदर से एक स्पर्म और फीमेल बॉडी से एक एग जब मीट होता है, उसको एक फर्टिलिटी का एक जी बोल देते हैं। जी। अगर ये स्पर्म हमारे लेस है तो इट मींस कि हम इनफर्टिलिटी या हमारी फर्टिलिटी हैम्पर्ड है। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और मेल स्पर्म काउंट कम है, वो इतने सक्षम नहीं है कि एक बच्चा पैदा कर पाए, उसको हम इनफर्टिलिटी बोल देते हैं। एग्जैक्टली। अब इन सारे मीटअप से मतलब मान के चलो एग भी होना चाहिए, हमारे स्पर्म भी होने चाहिए, दोनों का मिक्स होना चाहिए या दोनों को एक दूसरे के अंदर जाना चाहिए, तब हम उसको एक कंसीव या फीटस या एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं। अदरवाइज अगर ये दोनों मीट नहीं होंगे तो इट मींस कि वो एक तरीके से इनफर्टिलिटी का एक इशू है। अब इनफर्टिलिटी बेसिकली जहां पर फीमेल बॉडी का एग भी अगर किसी ना किसी वजह से हैम्पर है, मेल बॉडी में भी अगर स्पर्म का कुछ ना कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, तो ये कंसीव नहीं होता, तो दैट मींस दैट इज कॉल्ड अ इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के हेड एंड टेल वैसे ही है, हेड एंड टेल लाइक। सो बेसिकली अगर स्पर्म नहीं है, स्पर्म में इशू है या मोटिलिटी कम है या मॉर्फोलॉजी खराब है या फिर उसके इतने स्पर्म काउंट बनते ही नहीं है, तो वो इट मींस कि वो कंसीव करने में असक्षम रहेगा, और जब असक्षम रहेगा दैट मींस अ कंप्लीट इनफर्टिलिटी। ओके, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जो आजकल का लाइफस्टाइल है या स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी कॉज करता है आपके हिसाब से? एग्जैक्टली। स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल रिलीज है तो हमारी स्पर्म काउंट कम है। एक तरीके से वो कॉर्टिसोल जो है बैरियर की तरह वर्क करता है। इट्स लाइक अ बैरियर। जैसे हमारी बैरिगेटिंग होती है, हम पुलिस हमें रोक लेती है तो बहुत सारा ट्रैफिक जाम लग जाता है, वैसे एग्जैक्टली वैसे ही बैरिगेटिंग का काम करता है। अगर कॉर्टिसोल बनेगा तो वो बैरिगेटिंग क्रिएट करेगा, बैरिगेटिंग से वो ट्रैफिक जाम लगाएगा जिसकी वजह से वो ट्रैफिक नहीं जा पाएगा। वैसे ही एक्चुअली में हमारे स्पर्म बनने में मुश्किल आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की एक साइकिल होती है जो हमको स्पर्म देती है, और उसको किसी ना किसी चीज का सपोर्ट चाहिए। अब वो सपोर्ट तो मिल रहा होता है, चाहे उसके हार्मोन्स दे रहे हो, चाहे उसका एफएसएच एलएच लेवल दे रहा हो, सारी चीजें उसको सपोर्ट में मिल रहा होता है। बट अगर कॉर्टिसोल अगर रिलीज होता है तो इनके ऊपर एफएसएच एलएच टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे थोड़ी बहुत ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेम सिनेरियो कि वहां पर इनफर्टिलिटी कॉज कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेस फैक्टर, जहाँ कॉर्टिसोल ज्यादा निकला और हार्मोन लेवल कम हो गया,
इफेक्ट हो गया Effect हो या गया। फिर स्पर्म काउंट कम हो गया रिजल्टिंग इन, राइट? बट सर जो हार्मोनल इफेक्ट है या इम्बैलेंस है वो फर्टिलिटी को तो कॉज कर ही रहा है, क्या साथ में कोई स्किन इश्यूज भी देता है? एग्जैक्टली दे सकता है। देखो स्ट्रेस लेवल से बेसिकली हम देखते हैं कि बहुत हार्मोनल चेंजेस देखते हैं, जैसे कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, कुछ लेवल्स अप एंड डाउन हुए। अब इन सारी चीज़ों में हम ये भी देखते हैं जहाँ पर हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिक्रीज लेवल या इंक्रीज लेवल पे भी देखें, दोनों ही लेवल पे कुछ ना कुछ हम चेंजेस देखते हैं बॉडी में। जैसे कि एक तो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखते हैं जिसमें मूड स्विंग्स होना या ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, जैसे तो मूड स्विंग्स बॉयज में भी होता है? एक्चुअली में होता है, क्यों नहीं होता। ठीक है। अगर मान के चलो हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि अगर मान के चलो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, तो आप देखोगे कि उसको कभी भी रोना आ जाता है, कभी भी बॉडी किसी भी चीज़ से सफ़र कर लेती है। अब जैसे हम अब सिंपल एक इफेक्ट होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें हम देखते हैं कि XXY का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है क्रोमोसोम्स में। उसमें देखते हैं कि वो बंदा बहुत जल्दी ही किसी भी टाइप का, मतलब मूड उसका कभी भी दाएं या बाएं घूमता रहता है। अच्छा। कॉज बाय कि बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही, पहला रीजन। दूसरा, उसकी बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल चीजें अलग अलग तरीके से चल रही होती हैं, दैट्स वाई। जब हम हार्मोनल चेंजेस बॉडी में और अदरवाइज देखें तो हमारे मैन बूब्स जैसे नॉर्मल है कि गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, एक्चुअली बूब्स का बूब्स का साइज बढ़ हो जाता है। तो ये सारी चेंजेस हम बॉडी में देखते हैं जब हमारे कुछ भी लेवल अप एंड डाउन होते हैं। अब इसी के साथ क्या होता है, जब हम टीनेज में भी होते हैं इवन, अगर हम देखें तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत रेज हो रहा होता है, तो हम देखते हैं एक्ने इश्यूज आने चालू हो जाते हैं। तो ये स्किन पे एक तरीके से हमें ऑयली स्किन प्रोड्यूस करने में करता है एक तरीके से। बेसिकली जब हार्मोन चेंजेस होंगे तो ऑयली स्किन देगा। जब ऑयली स्किन आएंगे, फॉलिक्स भरेंगे, सीबम होगा, फिर उसके बाद वो एक्ने में कन्वर्ट होगा। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जब हम देखते हैं टीनेज में एकदम से एक्ने क्यों बढ़ गए, ठीक है। या फिर लेटर ऑन एजेस, जैसे कि अगर मैं फीमेल की बॉडी की भी बात करूं तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसे भी होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि उनके मेंसेस आने से पहले एक्ने वगैरह स्टार्ट हो जाना। वहां पर भी सेम यही होता है, हार्मोनल चेंजेस देन इम्पैक्ट ऑन बॉडी और एक्ने आना उसी से स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये मानना कंप्लीटली गलत है कि सिर्फ लड़कियों के ही मूड स्विंग्स होते हैं, एग्जैक्टली बॉयज के भी होते हैं, राइट? एग्जैक्टली होते हैं। ओके। तो जैसे कंडीशंस हैं सर, स्किन कंडीशंस हैं जिसमें मैं पेशेंट देखती हूँ, सोरासिस है, एक्जिमा है, विटिलिगो है, तो ऐसी मेजर स्किन कंडीशंस क्या फर्टिलिटी कॉज करती हैं या कोई असर डालती हैं फर्टिलिटी पे? कोई इफेक्ट नहीं डालती। देखो सोरासिस बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से कोई भी ऐसा हम नहीं देखते कि कोई मेजर हमने फर्टिलिटी इश्यूज देखे। हाँ थोड़े बहुत होते हैं बाय चांस, अगर वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से जूझ रहा है और इम्यून सप्रेसेंट ले रहा है पेशेंट ऐसे बड़े लंबे टाइम से, तो उनकी बॉडी इम्पैक्टेबल होती है। और वहां पर हम ये भी देखते हैं फीमेल बॉडी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वैसे ही ऑलरेडी और इम्यून सप्रेसेंट ले रहे हैं। और इम्यून सप्रेसेंट से क्या होता है कि हमारे को बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर एक स्पर्म है, उसको बहुत सारे बॉर्डर क्रॉस करके एग की तरफ जाना होता है, तो उसमें एक पार्ट आता है जहां पर फीमेल बॉडी की इम्यूनिटी सपोर्ट भी करती है और उसको एक तरीके से स्पर्म को मारती भी है, क्योंकि एक साथ मिलियंस में स्पर्म निकलते हैं, पहुंचता तो एनीहो एक ही है। तो वहां पर इम्यूनिटी अगर सप्रेसेंट ले रहे हो या कुछ ऐसी चीजें ले रहे हो तो वहां पर कंसीव में थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं, पहला पॉइंट। अगर मेल बॉडी में है कुछ ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और ये सारी चीजें अगर इन्वॉल्व हैं, तो अगर वो इम्यून सप्रेसेंट ले रहा है तो वहां पर हम मेल बॉडी के अंदर भी देखते हैं कि स्पर्म काउंट के थोड़े बहुत इश्यूज कभी कभी किसी किसी को मिल जाता है। तो बीमारी से नहीं, गलत ट्रीटमेंट treatment। अप्रोच से फर्टिलिटी कॉज हो जाती है। यस एग्जैक्ट। तो जिन्हें सोरासिस है या एक्जिमा है या कोई भी स्किन डिसऑर्डर है, तो क्या वो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं डायरेक्टली? पार्टनर उनका सेफ है, उनको तो नहीं होगा कांटेक्ट बनाने से? ऐसा ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे देखो पास। सोरासिस में तो कह सकता हूँ, बट एक्जिमा एक तरीके से फैलने वाली चीज है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक्जिमा या फंगल ये सारी चीजें ये हर्पीस सब फैलने फैलने वाली चीजें हैं। वहां पर थोड़ा सा इश्यूज है, वहां पर कांटेक्ट नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। बट सोरासिस विटिलिगो जैसी स्किन प्रॉब्लम से मेरे हिसाब से बिंदास रहो, कोई इशू नहीं है। वहां पर अपने जो सेक्सुअल फिजिकल ही आप एक दूसरे के साथ बनाते भी और रिलेशनशिप भी बनाते तो कोई इश्यूज नहीं है उसमें। ओके। तो सर जैसे एक एक्सपेरिमेंट मैंने पेशेंट्स के साथ करा था कि हमने देखा कि जिनका
ये जो सप्रेशंस होता है सेक्सुअल एक्टिविटी में, उनका सोरासिस रिलैप्स होता रहता है, राइट? Yes. और हमने जब उनसे पूछा कि आप कांटेक्ट बनाते हैं या आप मास्टरबेट करते हैं, तो कईयों का, बहुत पेशेंट का निकल के आता है कि महीना महीना भर कांटेक्ट नहीं बनाते या महीना महीना भर मास्टरबेट नहीं करते, नाइट फॉल में ही सारे सिक्रीशंस निकलते हैं और उनका सोरासिस बढ़ जाता है। जब रिलीज हो जाता है तो सोरासिस थोड़ा काम डाउन शुरू हो जाता है कि हाँ अब ये थोड़ा सेटल चल रहा है। तो ये क्या कनेक्शन है? मतलब हमने जब ये आजमाया तो हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए। अगर हमने पेशेंट को बोला कि आप हफ्ते 10 दिन में मास्टरबेट कर लो या कांटेक्ट बनाते हो तो कांटेक्ट बनाओ, मैरिड हो तो, और अगर आप सिक्रीशंस टाइमली बाहर निकाल दोगे तो सोरासिस एग्रावेट नहीं होगा या बढ़ेगा नहीं, और ये सक्सेसफुली चला भी, पेशेंट में अब तक भी चलता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे देखो बेसिक लॉजिक तो मेरे को एक ही समझ में आता है। देखो जब भी हम सेक्स ड्राइव में जाते हैं या इंटरकोर्सेस में जाते हैं तो सबसे पहली चीज है कि हम अपनी बॉडी को एक तरीके से रिलैक्सिंग मोड पे लेके जा रहे हैं, स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको अंदर इनर और आउटर दोनों जगह से सेटिस्फाई करती है, प्लेजर दे रही है। और वो वाला मोमेंट्स जब आपके प्लेजर के साथ होते हैं तो आपकी बॉडी एक अलग तरीके से एक्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए कि हर एक का एक मोमेंट का अच्छा लगना, ठीक है, मोमेंट का अच्छा लगना। अगर आप बहुत हैप्पी मूड में रहते हो तो आप अपने आसपास की सारी चीजें देखो बहुत अच्छी दिख रही है आपको। इवन कोई भी चीज ऐसी जो आपको बुरी लगनी चाहिए थी वो भी उस टाइम पे मोमेंट पे इतना बुरा नहीं लग रहा होगा। आप इसी मोमेंट पे देख लो जब आप इरिटेटेड हो, आप परेशान हो, आप प्रॉब्लम में हो और उसके साथ आपके आजू बाजू कोई भी ऐसी चीज हो रही है, आपको छोटी छोटी चीजें भी थोड़ी सी इरिटेबिलिटी और क्रिएट करेंगी और बढ़ाएंगे। ये एक बॉडी का फिनोमेना है। बॉडी इसी तरीके से करती है, ह्यूमन बॉडी है, सभी क्या एनिमल की भी ऐसी करता है। अगर वो इरिटेटेड है तो कुत्ता भी होगा तो वो भी भौंकेगा, काटेगा और सब कुछ करेगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है जब हम हैप्पी मूड में होते हैं और जब हम प्लेजर लेते हैं तो दैट मीन्स जब प्लेजर वाला टाइम आता है वो हमको हैप्पी मूड देता है। और जब हमारा हैप्पी मूड होता है तो हमारे हार्मोन्स हमारे फेवर में होते हैं, ठीक है। और जब हमारे हार्मोन्स हमारे फेवर में होते हैं तो हम सारी चीजें कंट्रोल कर पाते हैं। मान लीजिए कि एक हैप्पी मैन जो है वो अपनी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉर्टेड कर सकता है, हैप्पी फीमेल भी कर सकती है। अगर मेरे पास विजन ऐसा है कि अगर मान लीजिए अगर मैं बाहर के एक सड़क के गड्ढे से परेशान हो रहा हूँ, ठीक है, और मैं उस पर ही सोच रहा हूँ तो इट मीन्स कि वो मेरे को और ज्यादा परेशान करेगा। और अगर मैं उसकी जगह ये सोचूं कि भैया ये रोड बहुत चकाचक बनी हुई है और ऐसी वो है, इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ है जैसे कि आपके स्टूडियो के बाहर जो है, एग्जैक्टली अगर मैं ऐसा भी बात करूँ तो सिंपली मैं यही चाहूंगा कि अगर मैं इतना डीप सोच रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि वो मेरे को इनर पीस और हैप्पीनेस देगी। और ये हैप्पीनेस ही एक बेसिकली पॉइंट है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि जहाँ पर खुश रहो तो आप सब कुछ पर्टिकुलरली तरीके से अच्छा चला पाओगे अपना। अदरवाइज अगर आप दुख रहोगे या दुखी रहोगे तो आपके जो पेशेंट्स के अंदर जो ये रिलैप्स वाले केसेस हैं ये और बढ़ेंगे। तो ये तो साइकोलॉजिकली हो गया फिनोमेना कि ऐसा होता है, बट क्या ऐसा टेक्निकली भी कुछ होता है, मेडिकली, कि पित्त बढ़ रहा होता है शरीर में या फिर हीट निकल जाती है बॉडी की? देखो ऐसा, देखो आयुर्वेद का तो एक बेस ही है वात पित्त कफ पे, बट एक्चुअली देखा जाए तो प्लेजर से मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं होता। बट हाँ, अगर मान के चलो मेरा वात बढ़ रहा है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, अगर मेरा पित्त बढ़ रहा है वो मेरा कंट्रोल हो जाएगा सिक्रेशन। देखो बेसिकली क्या है कि वात पित्त कफ का एक हमारे आयुर्वेद में कंट्रोल्ड है, तो हमें ये सारी चीजें कंट्रोल हमारी बॉडी खुद से करती है। आप तो कहते हैं कि आज मेरा वात बढ़ जाए, आज मेरा पित्त बढ़ जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जब आप खुश हो तो आपका वात पित्त कफ तीनों एक मॉडरेट लेवल पे आ जाते हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसी हो जाती है। अगर मैं खुश नहीं हूं तो वात पित्त कफ अपने आप डाउन। अब जोड़ों के दर्द लेकर कोई पेशेंट आएगा तो दर्द बताएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो वात या कुछ ना कुछ ऐसे बढ़ा होगा, है ना, एग्जैक्टली। और अगर वातज उसकी शरीर है और डोमिनेटिंग भी है तो उसको और ज्यादा दर्द देगा, चाहे वो घुटने का दर्द छोटा सा भी हो, ठीक है। एग्जैक्टली वही वाला है कि अगर मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ तो मेरा वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस रहेगा, मूड जो है मेरा स्टेबल रहेगा, मेरे को कोई भी चीज इरिटेबिलिटी नहीं देगी, तो सारी चीजें मेरी बॉडी इनर पीस में होगी और मैं अपने आप को ग्रेट फील करूंगा। तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की, राइट, कि ये स्किन पे एक्ने दे देता है, फॉलिकल्स बना लेता है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं। इसका इलाज खोजते खोजते वो कितने ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लेते हैं, राइट। तो ऐसे में
जो एक्सटर्नल इंजेक्शंस लिए जाते हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, जो गर्ल्स भी ले रही हैं आजकल, जो जिम कर रही हैं, जो बॉयज भी ले रहे हैं वो कर रहे हैं, तो क्या ये हैबिट सही है? क्या उन्हें करना चाहिए? No. एक्स्ट्रा बाहर से कुछ लेना चाहिए? नो, मैं तो साफ मना करता हूँ कि कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जो बॉडी खुद से बना रही है। उसके पीछे रीजन यही है कि अगर मान के चलो मेरे अंदर एक मशीन लगी हुई है जो मेरे को एक कुछ प्रोवाइड करके दे रही है, हार्मोन ही प्रोवाइड करके दे रही है, मेरे को टेस्टोस्टेरोन ही प्रोवाइड करके दे रही है। मेरी मशीन तब तक काम करेगी जब तक मेरे शरीर को उससे काम निकलवाना है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं बाहर से वो इंजेक्टेबल्स लेता हूँ तो वो अपना धीरे धीरे काम खत्म कर देगी। जैसे कि एक कोई भी फैक्ट्री जूते बनाने वाली या कोई भी ऐसी फैक्ट्री पाइप बनाने वाली है, कुर्सी बनाने वाली, चलो चेयर बनाने वाली फैक्ट्री, जब तक उसके पास ऑर्डर आ रहे हैं तब तक वो चेयर बनाकर दे रहा है। जैसे उसके ऑर्डर बंद हो गए आने तो उसकी चेयर की मैन्युफैक्चरिंग भी धीरे धीरे कम होनी चालू हो जाएगी। एग्जैक्टली वो हमारे शरीर के साथ भी है। अगर मैं बाहर से इंटेक कर रहा हूँ कोई चीज तो उसको शरीर को पता है कि बाहर से मिल तो रही है चीज, तो मेरे को बनाने की क्या जरूरत है। तो धीरे धीरे वो अपनी प्रोडक्शन को कम कर देगा, और जब वो धीरे धीरे प्रोडक्शन को कम करेगा तो समझ लेना कि एक ऐसा लेवल आएगा जब आप इंजेक्टेबल्स छोड़ोगे तो आपकी बॉडी कुछ अलग तरीके से एडवर्सली रिएक्ट करेगी, आपको कोई नए सिम्टम्स दे देगी। और क्या ये फर्टिलिटी पे असर डालता है? एग्जैक्टली डालता या है, इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं? बिल्कुल करता है। हम देखते हैं कि जहाँ पर पेशेंट ने बहुत लंबा टाइम जिमिंग और इन सारी चीजों से गो थ्रू होकर आए हैं, वेरिकोस सिम्टम में मिलता है, ये कॉमन सिम्टम है, बट उनमें ये भी चीज देखी जाती है कि धीरे धीरे उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो थोड़ा नेगेटिव में चला जाता है। जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स तो नहीं, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्टेबल्स लेते हैं बहुत लंबा टाइम। अभी इसमें भी ये क्या करते हैं जिम वाले कि इनमें भी इनका एक तरीका है लेने का। अब तो बहुत अलग अलग चीजें हो गई। अब वो कहते हैं कि अब डिटॉक्स पे भी जाया जाए, अब इसको हील किया जाए, हीलिंग टाइम पीरियड आ गया, ये बहुत सारी चीजें अब आ गई हैं। जिमिंग भी ये इस तरीके से हो गई है कि अब भैया आपने कुछ लिया तो उसको भी डिटॉक्स करो। तो अब ये कुछ मूवमेंट्स आ गए हैं, जिमिंग के भी कुछ क्राइटेरिया बदल गए हैं, बट कहीं जहां पर ये सारी चीजें नहीं पहुंची हैं तो बिना किसी डॉक्टर की गाइडेंस के बिना इन सारी चीजों पे ना जाओ, ज्यादा बेटर है। क्योंकि हमने पेशेंट्स में भी देखे हैं कि जहां पर दिक्कतें बहुत ट्रांसफॉर्म्ड होती हुई देखी है। पेशेंट्स आए भी हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारे, कभी मेडिसिन चलाई तो बढ़ गए, मेडिसिन रोकी तो घट गए। तो वहां पर पहले बैलेंस करने में इतना टाइम लग जाता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएं या कम करें, तो वहां पर वो फर्टिलिटी इश्यूज कॉज हो जाने चालू हो जाते हैं, उनके स्पर्म काउंट कम होने चालू हो जाते हैं। तो ये सारी नॉर्मल सी चीजें जो हम अपने क्लिनिक विजिट्स में भी देखते हैं। तो आपके हिसाब से जिम नहीं करना चाहिए? नहीं, जिम तो करो बट जरूरी नहीं है ना इंजेक्टेबल्स लो। टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी है ना, आपकी बॉडी जितना जिमिंग करोगे वैसे ही बढ़ेगा। देखो एक्चुअली में अगर देखा जाए, अगर आप टेस्टोस्टेरोन के कोई इंजेक्टेबल्स भी नहीं ले रहे हो तो भी आपका बॉडी, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो टेस्टोस्टेरोन और ज्यादा बूस्ट करता है। तभी मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करो तो करो, रनिंग करो। जब भी आप एक्सरसाइज करो नेचुरल बूस्ट मिलता है। ओके। बॉडी क्या करती है, जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको बूस्ट करके देती है सारी चीजों। अब मान के चलो एक्सरसाइज में मसल ट्रेनिंग है, मान के चलो अगर हम नॉर्मल सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमारे हार्मोन्स भी हमको सपोर्ट करते हैं। अगर मैं मसल को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ बार बार और मेरे को वहां पर रिक्वायरमेंट भी है प्रोटीन की, तो मेरी बॉडी खुद से भी हार्मोन्स को इस तरीके से रिलीज करेगी जिससे मेरा बूस्ट मिले, मेरे को एज इन मेरी मसल को भी बूस्ट मिले और साइड बाय साइड मेरी बॉडी को भी बूस्ट मिले। तो वो टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा सा मैनली लेवल पे बढ़ा देती है। इवन फीमेल्स में भी बढ़ा देती है। फीमेल्स अगर बहुत ज्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग करते हैं तो अगर आप देखते हो अपनी फील्ड में भी, तो उसमें भी आप देखो कि वहां पर भी जो फीमेल बॉडी है उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़े रेज हो जाते हैं। हाँ, तो उसके पीछे भी यही है, क्योंकि जिमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो भी करता है उसके हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा रेज होगा बढ़ेगा। तो सर जैसे फीमेल का आपने जिक्र किया, तो फीमेल इनफर्टिलिटी के रीजंस होते हैं पीसीओडी या सिस्ट या हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें उनको क्या कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं? बहुत सारे आते हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, दोनों में ये एक कॉमन सिम्टम। सिस्ट के साथ साथ उनकी फेशियल स्ट्रक्चर थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, हेयर लॉस होना चालू हो जाता है, इवन इरिटेबिलिटी चालू हो जाती है, एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनके साथ साथ बैक पे एक्ने चालू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं। जब भी आपकी बॉडी कुछ भी सीक्रेशन से रुकेगी, खराब होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा सीक्रेट करेगी, तो हमारी अंडर द स्किन जो सीबम है वो सीक्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है। ओके।
तो ये अगर हमें उस फीमेल में एक्ने को ठीक करना है बीइंग अ स्किन स्पेशलिस्ट, तो पहले मैं उसका पीसीओडी रूल आउट करके वो ठीक करूंगी, Exactly. तो उसका एक्ने ठीक होगा, राइट? Exactly. नहीं तो वो बनता रहेगा। एग्जैक्टली जितने ये मर्जी कॉस्मेटिक एप्लीकेशन लगा लो, जितने मर्जी आप वो फेस वॉश कर सब्साइड लो, तो कर देगा बट क्योर नहीं कर क्योर नहीं पाएगा। ओके, तो सर जैसे मार्केट में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि हमारे लिए सही क्या है, बीइंग अ पेशेंट या बीइंग अ लिसनर आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज सर ये पहले आप दर्शकों को बताओ कि ऐसी कौन सी 3 लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो लानी ही है, अपने रूटीन में फॉलो करनी है, जिससे हमारी फर्टिलिटी भी बरकरार रहे और स्किन भी चमकती रहे। देखो सबसे पहले हम विटामिन ई को ही काउंटर करते हैं। विटामिन ई इवन कॉस्मेटिक्स में भी हर जगह दिखा होगा। विटामिन ई फर्टिलिटी में भी बहुत सपोर्टिव है। देखो विटामिन ई अगर हम रूल आउट करें, अगर हम बेसिकली अब हमारे पास तो प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं एलोपैथी के, तो हर एलोपैथी का एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन में एक विटामिन ई के सप्लीमेंटेशन मिलेगा। विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन से क्या है कि वो हमें को सपोर्ट करती है हमारे स्पर्म को बनाने के लिए। पहली चीज, इवन फीमेल बॉडी में भी कुछ ऐसा ही करती होगी, एग को प्रोड्यूस करने में ज्यादा हेल्प मददगार होती होगी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि विटामिन ई एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी स्किन को भी है, आपकी फर्टिलिटी को भी है। ओके, तो ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। तो ये सप्लीमेंटेशन में ही खाना चाहिए हमें या ये फूड्स में भी मिल जाता है? फूड में भी मिल जाता है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक में मिल जाता है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाता है विटामिन ई। तो ये एक मैंडेटरी चीज है, जैसे कि विटामिन डी भी आप कहते हो स्किन में। हाँ, वो तो सोरासिस और विटिलिगो जैसी कंडीशंस को ठीक करना जरूरी है क्योंकि इम्यून सिस्टम को फेवर में काम कराना है। Exactly. तो ये स्किन के लिए तो अच्छा है ही, फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा है। फर्टिलिटी के लिए देखो हमारा, अगर मैं वैसे भी बात करूं, जैसे आपने लीवर की बात करी, तो लीवर हमको भी सपोर्ट करता है फर्टिलिटी के लिए। तो लीवर की रिक्वायरमेंट फर्टिलिटी के लिए भी उतनी है जितनी की लीवर को काम करने के लिए। तो विटामिन डी वहां पर हमारे लिए सपोर्टिव सप्लीमेंटेशन की तरह काम कर देता है। तो विटामिन डी जो है वो बेसिकली हमको सपोर्ट भी कर रहा है, हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद भी कर रहा है, और विटामिन डी हमारे बेसिकली बोन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है एक तरीके से। तो वो हमारे पास एक विटामिन डी एक सप्लीमेंट है, विटामिन ई एक सप्लीमेंट है जो मेजरली अच्छा सप्लीमेंट है, जो बेसिकली बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है फर्टिलिटी में भी और स्किन में भी। ओके, ये तो सप्लीमेंट्स की बात हुई सर। तो हैबिट्स में हमें ऐसी क्या चीजें इंकलकेट करनी चाहिए जो हमारी स्किन भी बेहतर रखे और हमें इनफर्टिलिटी के इश्यूज ना आए? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा स्लीप। ओके, नींद बहुत जरूरी है। डार्क सर्कल्स भी जाते हैं उससे। नींद इसलिए जरूरी है, 8 घंटे की नींद तो कम से कम एक नींद इंडिविजुअल को मुझे लेनी लगता है चाहिए। बहुत अंडररेटेड चीज है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया जाता, या स्ट्रेस के बारे में ज्यादा बात नहीं किया जाता। तो ये अंडररेटेड चीज है जो आई गेस आप प्रॉपर नींद ले रहे हो तो आपका डार्क सर्कल भी जाएगा, डल स्किन भी नहीं लगेगा और आपके हिसाब से इनफर्टिलिटी भी नहीं आएगा एक्चुअली। एंड सेकंड चीज क्या है सर? नींद के बाद आती है हमारी दूसरी एक चीज जो हम डे टू डे में नॉर्मल रूटीन करते हैं। नॉर्मल रूटीन में मेरे हिसाब से एक्सरसाइज मस्ट है, क्योंकि देखो अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं स्वेट आउट करता हूँ, स्वेट आउट करता हूँ तो मेरी स्किन भी नरिश होती है, साइड बाय साइड मेरी फर्टिलिटी भी नरिश होती है। चाहे पीसीओडी हो उसमें भी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, इवन मेल फर्टिलिटी में भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए उसमें एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट है। तो एक्सरसाइज मैंडेटरी है, नींद मैंडेटरी है। ये दो चीजें तो जनरल कोई भी इंडिविजुअल हो जो भी स्किन या फर्टिलिटी से थोड़ा सा जूझ रहा हो तो वो उसको ये आज से ही अपनी लाइफ में लेकर आनी चाहिए। एंड थर्ड चीज क्या है सर जो लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करनी है? थर्ड, डाइट। मेजर डाइट, देखो ऑब्वियस ही बात है, जैसा हम खाते हैं वैसा हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक्ने मोस्ट ऑफ द टीन एज में भी तभी मिलता है जब हम बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, एग्रावेट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से डाइट जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर मैं जिस तरीके का खाऊंगा मैं वैसे ही प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अगर तो ये स्पर्म की क्वालिटी भी एग्जैक्टली बनाता है जो भी डाइट हम खा रहे हैं, या सिर्फ हम स्किन में ही बोलते हैं कि ये चीजें नहीं खानी है, आपको एग्रावेशंस आ सकती हैं? नहीं, एग्जैक्टली स्पर्म के प्रोडक्शन में तो सबसे ज्यादा खासकर बोलता हूँ, प्रोटीन खाओगे तो ही प्रोटीन निकाल पाओगे, अदरवाइज तो प्रोटीन अगर आपका इंटेक ही नहीं है तो फिर आपके स्पर्म बनेंगे कैसे? देखो स्पर्म बने हैं प्रोटीन से, और अगर प्रोटीन ही आपकी बॉडी में कम होगा तो आप कैसे ही प्रोड्यूस कर पाओगे उसको? हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन गैदर करेगी, अगर उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेंगे तो वो कैसे कहाँ से गैदर करेगा? तो डाइट मैं मेजरली कहता हूँ, हाँ आपकी बॉडी को कार्ब्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि कार्ब्स बिल्कुल नहीं हो, दिमाग कार्ब्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, आपको हर चीज की रिक्वायरमेंट इन अ बैलेंस में।
बट ऐसा ना हो कि आप सुबह से शाम सिर्फ पिज्जा पे जिंदा हो, या सिर्फ छोले भटूरे पे जिंदा हो, या फिर बाहर के गोलगप्पों पे जिंदा हो। आपकी डाइट में मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोटीन भी होना चाहिए, आपकी डाइट में कार्ब्स भी होने चाहिए। ये नहीं कहता कि रोटी मत खाओ, ऐसा भी नहीं कहता चावल मत खाओ, बट आपकी डाइट में सारी चीजें बैलेंस वे में सारे न्यूट्रिशंस के साथ होना चाहिए। ट्रू इनफ। और अगर वो हमें डाइट में नहीं मिल रही और डेफिशिएंसीज क्रिएट हो रही हैं तो क्या हम सप्लीमेंटेशन पे जा सकते हैं? देखो मेरे हिसाब से सप्लीमेंटेशन हमारे पास लास्ट स्कोप होना चाहिए। उससे पहले मैं ये प्रेफरेंस देता हूँ कि अगर आप अपनी डाइट रिफॉर्म कर लो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो अगर वे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है, बट मैं ये प्रोटीन को मैं हमेशा ये नहीं कहता कि आप वे प्रोटीन को इनटेक करो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे भी आते हैं जो फर्टिलिटी से थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं या फर्टिलिटी के इश्यूज के साथ आते हैं, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हमें ये मिलता है कि बड़े लंबे टाइम से वो वे प्रोटीन इनटेक कर रहे होते हैं। उससे तो सर फिर किडनी का क्रिएटिनिन और प्रोटीन लॉस भी तो बढ़ जाता है, यूरिन में प्रोटीन देखो भी खाने क्रिएटिनिन लग तो जाता तभी बढ़ता है जब प्रोटीन इनटेक बढ़ेगा, तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो मैं उस साइड भी नहीं जाता, बट हम वहां पर देखते हैं जहां पर उन्होंने वे प्रोटीन को स्टार्ट किया या प्लांट बेस्ड प्रोटीन को भी स्टार्ट किया, बट हम वहां पर ये देखते हैं कि प्रोटीन इनटेक करने के बाद वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वहां पर गट हेल्थ इतना ही कॉम्प्रोमाइज्ड है कि वो सीधा फ्लश आउट हो रहा है या बाहर ही निकल रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही। अब उन्होंने इतना टाइम प्रोटीन खाया तब भी प्रोटीन कम आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो फिर वही वाली बात है कि यहाँ पर अगर हम मिक्सचर ऑफ फूड को इनटेक करते हैं जिसमें हम अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे हमने सोया पनीर वगैरह जैसी चीजें हो गई, जिसमें हमें कार्ब्स भी मिल रहा है, हमें फैट भी मिल रहा है, हमें सारी चीजें मिल रही हैं, हम उसको ऐसा इनटेक करें जिससे हमारा बैलेंस रूटीन बने, रादर देन हम सिर्फ एक कि हाँ भाई प्रोटीन लेंगे तो प्रोटीन से हमको सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। पनीर से ले सकते हो, जो नॉर्मल नॉनवेज भी खाते हैं या चिकन भी खाते हैं, तो चिकन में भी ऐसा कुछ नहीं कहता बुरी चीज है। हाँ मतलब एक देसी मुर्गा और एक पोल्ट्री फार्म्स का मुर्गे में फर्क होता है, तो देसी मुर्गा प्रेफरेबल होता है, और फिशेस वगैरह खा लेते हो उसमें भी सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें एक सप्लीमेंटेशन में ना लेते हुए हम इसको इस तरह डाइट से कोशिश करते हैं कि पूरा कर पूरा दें। राइट, ट्रू सर। और सर जैसे आजकल का यूथ है इनटू टू मच ऑफ पार्टी, वीकेंड्स हैं और अल्कोहल इनटेक ज्यादा है, स्मोकिंग भी चल रहा है, वेपिंग चल रहा है, राइट? तो इस लाइफस्टाइल का फर्टिलिटी पे और स्किन पे तो हमें पता है बुरा असर होता है ना, क्योंकि स्किन डल हो जाती है, लिप्स काले हो जाते हैं, या आपको एक्ने ज्यादा दिखते हैं, बुढ़ापा जल्दी दिखने लग जाता है, आप ढल जाते हो। तो साथ ही साथ क्या फर्टिलिटी पे भी ये इम्पैक्ट डालते हैं? एग्जैक्टली जैसे स्किन पे डालते हैं वो बूढ़ी हो रही है, वैसे हमारी फर्टिलिटी बूढ़ी हो रही है। एग्जैक्टली। देखो थ्रू द टाइम पीरियड हम जैसे जैसे एक नए 10 इयर्स के डेकेड को खत्म करते रहते हैं, 10 इयर्स आफ्टर 10 इयर्स, तो हमारी बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो थिंग्स चेंज इन आवर बॉडी। जैसे जैसे हम 20 की एज में थे, हम 30 में नहीं हैं, 30 में जैसे अभी हैं हम, क्या पता 40 में वैसे ना हो। तो बॉडी तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है डे बाय डे। अब इसमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमारे पास दो चीजें मिल जाती है। मान के चलो अल्कोहल भी इनटेक कर रहा हूँ, और यूथ जो है वो आजकल स्मोक वेपिंग भी कर रहा है। अब अल्कोहल से सबसे पहले इफेक्ट होता है हमारा लीवर जैसा मैंने बताया कि तो अगर मेरा लीवर कॉम्प्रोमाइज होगा तो मेरी फर्टिलिटी इश्यूज आएंगे, मेरा गट हेल्थ खराब होगा, गट हेल्थ के बाद मेरे को न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, और जब न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएंगी तो मैं प्रोड्यूस क्या करके दूंगा, कुछ भी नहीं। तो फर्टिलिटी इश्यूज वहां से भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब मान के चलो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अल्कोहलिक जो होते हैं वो उनके बच्चे नहीं हो सकते, ऐसा भी नहीं होता। जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहे हैं, जिसको कोई भी ऐसा एलिमेंट हिस्ट्री से भी मिल रहा है, जैसे कि कॉम्प्रोमाइज लीवर मिल रहा है, या तो रिस्क बढ़ जाता है रिस्क बढ़ जाता है इनफर्टिलिटी का। मतलब जो नहीं कर रहा कंज्यूम वो एक लेसर रिस्क पे है, हाँ। बट जो कंज्यूम कर रहा है वो ग्रेटर रिस्क पे है कि उसको जल्दी ये प्रॉब्लम्स दिख सकते। सो सर इतनी सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं कि शायद हम और स्किन के पेशेंट्स को अच्छे से डील कर पाए रिलेटेड टू दीज इश्यूज ऑल्सो। बट एक आजकल मार्केट में चल रहा है स्किन वाइटनिंग, मतलब अपने प्राइवेट पार्ट्स को हम वाइट करने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाते हैं, मेल भी फीमेल भी, राइट? निपल्स को वाइट करने का या पिगमेंट हटाने के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो वो अप्लाई करते हैं, या प्राइवेट पार्ट वजाइना ले लो या पीनस ले लो, उसमें भी एप्लीकेशंस होते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के कि स्किन वहाँ पे मतलब ब्राइटनिंग हो जाएगी। तो क्या ये प्रोडक्ट्स लेने सही हैं या अप्लाई करने सही हैं, और ये अगर ले भी रहे हैं तो क्या ये फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं? बिल्कुल, मैं फर्टिलिटी का इम्पैक्ट तो नहीं देख सकता, क्योंकि मैं अगर वैसे भी बात करूं, देखो स्किन पे तो एनी हाउ कोई भी आप ऐसी ब्राइटनिंग क्रीम लगाओगे
कोई भी आप स्किन का टेक्सचर बदलोगे तो कहीं ना कहीं तो इरिटेबिलिटी आएगी। पहले तो सर ठीक है, ये तो आप एक्सप्लेन करोगे, बट ये आप पहले ऑडियंस को एक्सप्लेन करो या यूथ को एक्सप्लेन करो कि ऑलमोस्ट जो स्किन का कलर है प्राइवेट पार्ट पे वो थोड़ा सा डार्कर होता है इन कंपैरिजन टू हाँ, योर फेस face. और हैंड कलर और योर बॉडी कलर। Exact. तो वो क्यों होता है और वो उसको ऐसे प्रोडक्ट से चमकाने में क्यों लगे हुए हैं? देखो सिंपल सी बात बोलूंगा, देखो हमारा एक इंडिविजुअल सबका बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम एक तरीके से इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। इंडियन ओरिजिन में जितना भी हम देखते हैं बॉडी में, हमारे निपल्स डार्क मिलेंगे, हमारा जो बेसिकली जेनेटिकल्स हैं वो थोड़े डार्क मिलेंगे, ठीक है। और जब ये डार्क हैं तो ये हमारे जीन्स हैं, हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं थी कि हम उसको गोरा लेकर पैदा हुए, ठीक है। तो ये हमारे जेनेटिक जीन्स हमारे ऐसे। अब तो आप थोड़ा सा रशिया साइड चल जाओगे तो उनको जीन्स ऐसे मिले हैं कि वहां पर उनके निपल्स, उनके जेनेटिकल्स जो हैं वो थोड़े दूसरे कलर में मिलते हैं, मतलब उनके टोन में मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज है वो हमारी जीन्स के थ्रू मिली हुई है, तो उसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। रही बात उसको ब्राइटनिंग करने की बात, अगर मान के चलो ब्राइटनिंग के बारे में प्लान भी करते हो आप लोग, तो ब्राइटनिंग करने के लिए आप कुछ ना कुछ तो उसमें अप्लाई करोगे। अब जो अप्लाई करोगे वो मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि वो ब्लीच फ्री हो, बट बेसिकली ब्लीच फ्री हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी चीज टेक्सचर आपका नहीं बदल सकती, कलर नहीं चेंज कर सकती, या कोई ऐसा नहीं है कि मेलानोसाइट्स वहां के खत्म ही कर दो, ठीक है। कोई भी ऐसी क्रीम तो बनी नहीं है, हाँ, वो मेलानिन प्रोडक्शन तो कम कम नहीं कर सकती। तो जो आपका जो बेसिकली वहाँ का जो कलर टोन है वो मेलानोसाइट से है। अब माइकल जैक्सन का इतना पैसा लगा लो तो पूरी बॉडी को आप वाइट कर सकते हो, अदरवाइज तो मेरे हिसाब से मेलानोसाइट्स जब तक आपके वहाँ पे बन रहे हैं वो तब तक वो आपको डार्क टेक्सचर देते रहेंगे। नहीं, पेशेंट का एक ये भी मानना होता है कि मैम ये पार्ट्स तो ढके हुए रहते हैं ना, ये तो सन एक्सपोज भी नहीं है, तो ये डार्कर क्यों है हमारे फेस कलर से या बॉडी कलर से? उसके पीछे रीजन तो एक ही यही है कि हमारे जीन्स हमारे पेरेंट्स के भी सेम ऐसे थे, डार्क थे। और जब हम जीन्स के थ्रू जीन्स आते हैं तो हमको भी वही जीन्स मिलते हैं जो हमारे पेरेंट्स के थे। अगर आप थोड़ा सा अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में चले जाओ तो वहाँ के जो जीन्स हैं वो थोड़े से डार्कर शेड में हैं, मतलब एज ए उनके मेलानोसाइट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से उनका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल डार्क डस्की कलर में चला जाता है। अब वहां पर जो उनका जीन्स है वो उसमें चेंजेस नहीं है इतने एज सच, उनके में देखोगे तो सारी चीजें वैसे ही डार्क दिखेंगी, तो उसमें आप इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं देखोगे। बट इंडियंस में मिक्स आ गया, कुछ नॉर्थ का आ गया, कुछ साउथ का मिक्स हो गया, तो यहाँ पे मिक्स हो गई सारी चीजें, तो इस वजह से डार्कर रीजन है। और रही बात एक्सपोज की और इस सारी चीजों की, तो देखो जो चीज हमें जन्मजात से मिली है, आई मीन उसे हम नहीं बदल सकते फॉर श्योर। और अगर हम थ्रू द टाइम पीरियड हम और आगे भी चलते रहते हैं तो हम आजकल देखते हैं कि प्यूबर्टी हेयर स्टार्ट हो गए, प्यूबर्टी हेयर को हम क्लीन अप करने चालू कर देते हैं। इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कोई क्रीम लगा के ले आता है, कोई वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करके ले आता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है प्राइवेट पार्ट्स पे, तो क्या ये सारी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? मेरे हिसाब से प्रैक्टिसेस जो हैं वो बेसिकली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्यूबर्टी हेयर जो होता है वो बेसिकली एक तरीके का आपका सेफ गार्ड की तरह वर्क करते हैं। सोल्जर है वो, तो सोल्जर गार्ड की कर रहा है ताकि इन्फेक्शन ना हो। वो गार्डनिंग की तरह काम कर रहा है। अगर वो गार्ड है तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा, नहीं तो पूरे शरीर में आप देखो तो आपके हेयर का डिस्टेंस या डिफरेंस जो है बहुत अलग अलग है, उस जगह पे एकदम से डेंस क्यों हो जाता है? ऐसा तो दाढ़ी पे भी डेंस हो जाता है, कहने के लिए तो ये भी लोग कह सकते हैं, बट वो वाली जगह सेफ के लिए, पर्पस के लिए ओपनिंग है और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शन वहां से थ्रू आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और पुराना क्या, आज के जमाने में अगर हम पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई गार्ड नहीं बैठा हुआ। तो सर जैसे ये तो हो गया कि नहीं करना चाहिए ये सब एक्सपेरिमेंट अपने प्राइवेट पार्ट्स पे, बट ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं ये अगर लगा भी रही है जनता या यूथ लगा भी रहा है तो इससे क्या फर्टिलिटी भी कॉज हो सकती है? देखो फर्टिलिटी कॉज मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि एप्लीकेबल्स हैं, अगर इनटेक होती तो मैं कुछ उसके ऊपर कुछ कह सकता था
क्योंकि एप्लीकेबल चीजों पे हम देखते हैं कि इतना मतलब इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं आती। हाँ, अदरवाइज अगर वो कुछ दिक्कत ना दे दे, मतलब कि रैशेस ना क्रिएट कर दे वहां पर, और वहां पर अलग तरीके से कोई इन्फेक्शन ना क्रिएट कर दे। हर्पीस जैसे herpes, वायरस है जो हो जाए तो फिर वो फर्टिलिटी पे असर डाल सकता है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली एप्लीकेबल चीजों को तो इतना हम नहीं कर सकते। हाँ, बट ये है कि यहाँ पर ब्राइटनिंग करने का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आपका पार्टनर नहीं कहता कि भैया आप इसको वाइट करके लाओ या इसको थोड़ा सा गोरा करके लाओ, उससे पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और अगर आपका पार्टनर ये बोलता है तो फिर तो लैक ऑफ नॉलेज है, तो सारी बात पार्टनर की नहीं माननी नहीं चाहिए। ओके, तो सर जैसे जो भी हमारे पेशेंट्स हैं या ऑडियंस हैं जो अपनी स्किन को लेके इनसिक्योर फील करते हैं, मतलब दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इन देयर स्किन, है ना, उन्हें थोड़े सांवले हैं तो गोरा होना है, एक्ने है तो हटना है, कोई बीमारी है तो मुंह छुपाना है, ऐसी फर्टिलिटी में भी हम देखते हैं कि ये इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। मेल अपनी बात खुल के रख नहीं पाते हैं, मुंह छुपाते हैं, डॉक्टर से भी ढंग से नहीं बोलते हैं। तो ऐसे जो इनसिक्योर लोग हैं उनको आप एक क्या एडवाइस दोगे या क्या चीज फॉलो करने के लिए बोलोगे? देखो, फॉलो तो नहीं करने के लिए बोलूंगा, बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, चाहे वो स्किन के हो, स्किन के पास तो चलो एक होप होती है, स्किन वाले पेशेंट्स तो फिर भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना इशू दिखा सकते हैं। मेल वाले तो वो भी नहीं दिखाते, मतलब फर्टिलिटी के। नहीं सर, सेम ही है, क्योंकि आधे से ज्यादा पेशेंट मेरे पास फेस कवर और कैप पहन के और ग्लव्स पहन के आते हैं, तो नहीं, वो भी बहुत एग्जैक्टली क्या है, वो इनसिक्योर फील उन्होंने ना करते हैं। ताबू खुद को बना लिया है उस जगह पे। अब मेरे को लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो दुनिया से अलग हो चुके हैं। अब वो कहीं पे भी जाते हैं वो छुप के भी जाते हैं। अगर मैं बात करूँ, अब मैं सोरासिस के पेशेंट की ही बात करूँ, तो मोस्टली पेशेंट अगर मैं कहीं देखो तो आप इतनी जनरली आप नहीं देख सकते कि आप कहीं पे भी सोरासिस का पेशेंट आपको मिल जाएगा। बट एक्चुअली देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 3% तो सोरासिस का पेशेंट है। तो 3% सोरासिस के पेशेंट हमें इतनी जल्दी ऐसे तो दिखते नहीं। बट सोरासिस अगर देखा जाए तो इस कॉन्टिनेंटल में, एशिया कॉन्टिनेंटल से ज्यादा है उस वेस्टर्न साइड पे, वहां पर ज्यादा पेशेंट्स हैं एज कम्पेयर टू सोरासिस के। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम सोरासिस के पेशेंट जो भी होता है वो प्रेफरेबल ये करता है कि मेरे को सन से कोई दिक्कत ना हो जाए। पहली चीज तो ये, वो ये सोचता है कि मैं एक्सपोजर में जाऊंगा तो कोई देख लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे से दूर तो नहीं भागेगा, मेरे से दिक्कत तो नहीं आएगी उसको। ठीक है, इवन शॉपकीपर एक हमारे नॉन में ही सोरासिस के थे और वो बैठे रहते थे, तो कुछ जैसे नॉर्मल कस्टमर आता है तो वो कस्टमर आकर उसको देखकर चला गया, स्पेशली इसलिए क्योंकि उनकी फुल बॉडी पे सोरासिस है। ठीक है, और इवन एक पे ने तो इधर ऐसा भी कर दिया उनके सामने कि आप अपने लड़के को बोल दो कि ये उठाकर दे देंगे। अच्छा, तो मतलब वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, अगर उसको देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड उनको कॉम्प्रोमाइज करवा भी, तभी इनसिक्योरिटीज है। इसी के साथ जैसे आपने एक बहुत बढ़िया कैंपेन भी चलाया, मैंने भी देखा है उसके बारे में, ये सोरासिस ही तो है, तो दैट्स अ ग्रेट कैंपेन। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज के बारे में सोरासिस का हर एक इंडिविजुअल भी जाने, एडुकेट होना चाहिए। कि सोरासिस ही है, अगर हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। एग्जैक्टली सोरासिस का पेशेंट ही समझा दे भाई इससे कुछ नहीं हो सकता, तेरे पास कुछ नहीं आएगी दिक्कत इससे, ये सिर्फ एक मेरा पार्ट है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, तू सॉल्यूशन दे पाए तो तू भी आ जा, नहीं दे पाए तू भी आ जा। तो ऐसे सर जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं वो भी सेम तरह का बिहेवियर? देखो, सेम तरीके का बिहेवियर तो नहीं कह सकते, फर्टिलिटी में थोड़े से और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, वहां पर वो सैडनेस के साथ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, बेसिकली क्या है, सोरासिस का पेशेंट जीना सीख चुका है, बार बार आना सारे जाना, नहीं सीखते, हाँ कुछ मतलब सीख फिर जाते थोड़ा हैं। बहुत सीख चुका है। बट यहाँ पर पेशेंट नया नया आया होता है इसमें, और उसके हिसाब से उसको सोशली भी प्रेशर होता है, ठीक है, मेंटली भी प्रेशर होता है, अपने वाइफ से भी प्रेशर होता है, दूसरा फैमिली प्रेशर होता है। आज की डेट में शादी करने के बाद सीधा एक ही चीज मांग लेते हैं कि बच्चा कर दो भैया। ठीक है, वो 1 साल टरका देगा, 2 साल टरका देगा, 3 साल टरका देगा, 5 साल, 6 साल, उसके बाद वैसी बात है कि उसका प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है तो कभी कभार मेरे पास आकर पेशेंट एज अपनी फीलिंग के साथ रो भी पड़ता है। तो वहां पर उसके साथ एक सैडनेस है, सैडनेस भी है, परेशान भी है, कुछ कर भी नहीं पा रहा, फिर भी प्रॉब्लम लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, कुछ फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, मेरे हाँ, इवन वाइफ तक को नहीं बताते कि प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि मेरे छोटे भाई का बच्चा हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी तक,
ठीक है, मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेशन की फैमिली में इतनी डिस्टरबेंस चल रही है और फिर ऊपर से उनका बच्चा नहीं हो रहा तो वो और ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है। और आज की डेट में थोड़ा मैं ये कहता हूँ कि फीमेल सपोर्ट तो करना चाह रही होती है बट वो सपोर्ट नहीं कर पा रही होती। जैसे एक कपल की एक और स्टोरी बताता हूँ। हम नॉर्मल इंटरेक्शन थी, फीमेल जो थी उस कपल की बाहर गई, उसके बाद सिर्फ एक मेल और मेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी, तो उसमें कहते हैं कि सर मैं क्या करूं, ये जब मेरे साथ होती है या कुछ ऐसा कोई बच्चा सामने आ जाती है ना तो ये रोने लग जाती है। अब ये रोने लग जाती है तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इसके साथ गलत करा। तो ये ऐसी एक छोटी छोटे मोमेंट्स होते हैं जहां पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो एज ए मेल है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, अगर फीमेल मेल है तो वो भी अलग तरीके से परेशान, और उस मोमेंट्स को वो ना कंट्रोल कर पा रहा है, ना उस चीज को वो बयान कर पा रहा है, ना वो किसी चीज को समझा पा रहा है कि ये हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है। तो वो एक फंसी फंसी वाली हालत होती है ना, वो उस पोजीशन पे आता है, और जब वो ऐसी पोजीशन में आता है तो बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो दिक्कत में होता है। ऐसे कपल्स को आप क्या एडवाइस दोगे? मैं एडवाइस करूंगा चिल करो, घूमने जाओ, छुट्टियां मनाओ, मजे करो, जब होगा होगा देखा जाएगा। उससे पहले जितनी आपने तैयारी करनी है कर लो, क्योंकि मेरे हिसाब से आपका एक स्ट्रेस लेवल है जो इसको सारी चीजों को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अदरवाइज आप ट्रीटमेंट कहीं से भी लो, कहीं से भी ले रहे होंगे, ट्रीटमेंट लेते हुए अपनी होप को कभी मत लूज करो, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा काम एक ही करती है, वो है होप। जैसे एक शाहरुख खान का डायलॉग है मूवी का, वो ये कहता है किसी चीज को पाने की जो शिद्दत है या पूरी मतलब पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, एक ऐसा डायलॉग है ना, सेम ये एग्जैक्टली वर्क करता है। मैनिफेस्टेशंस मैंने वर्क। हाँ, अब क्या होता है कि जब मैं किसी चीज को सोचूंगा नहीं, प्लान नहीं करूंगा तो मैं उस पर एक्ट नहीं कर पाऊंगा। तभी मैं हमेशा अपने जो भी कपल आता है मैं उसको हमेशा ये रिकमेंड भी करता हूँ, समझो सपोज करो आपका बच्चा हो जाए तो आप क्या करोगे, आप ब्लू ड्रेस लाओगे, पिंक ड्रेस लाओगे, तो प्लान फॉर दिस वो, क्योंकि क्या होता है वो एक चीज है जो हम अपने अंदर लेकर बैठे हैं और हम उस चीज को एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आपके आसपास की चीजें जो होती है ना सराउंडिंग, वो अपने आप ही रोटेट होनी चालू हो जाती है। और ये फैक्ट है कि अगर ऐसे कपल्स हैं तो प्लीज समथिंग कुछ ऐसा घुमाओ कि आपके माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिविटी उस मोमेंट पे ना रहे, और साथ रहो एक और दूसरे साथ के। एग्जैक्टली। सर नेक्स्ट, इतनी सारी बातें हुई हैं, इतना सारा आपसे हमने ज्ञान लिया आज, और अभी हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड Done. खेलेंगे जिसमें आपको बताना है कि सच में होता है ऐसा, ये फॉल्स है, और लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए। तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि हार्मोनल इम्बैलेंस सिर्फ फीमेल फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, मेल पर इसका कोई असर नहीं होता, ये मिथ है या फैक्ट? फॉल्स है, मिथ है। ऐसा नहीं है कि मेल बॉडी पे नहीं इम्पैक्ट डालता, मेल बॉडी पे भी इम्पैक्ट डालता है। अगर मेरे हार्मोन्स मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं परेशानी में आऊंगा। बिल्कुल। तो सेकंड चीज सर, ये क्वेश्चन है कि जैसे स्ट्रेस है या लैक ऑफ स्लीप है, ये एक्ने और फर्टिलिटी दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका? एग्जैक्टली पड़ता है, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप से मेरी पूरी डे टू डे की चीजें बिल्कुल बदल जाती है। ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्ने और फर्टिलिटी या स्किन से रिलेटेड है, वो इवन आपकी कार्डियो वस्कुलर प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करती है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट बहुत जल्दी बनते हैं अगर उनका स्लीप डिसऑर्डर्स हो तो बीपी के पेशेंट्स या इवन डायबिटिक भी बहुत जल्दी उनके अंदर आने चालू हो जाती है। इवन अभी एक बीच में एक सीईओ थे, 2006 या 2007 की बात है, बहुत अच्छी कंपनी रन करते थे, बहुत फिट और फाइन थे, बट उनके अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ 4 घंटे की स्लीप लेते थे। अच्छा। तो वो उनको बेसिकली जो हार्ट अटैक आया और उसी में वो चले गए, वो लैक ऑफ स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड हुई बॉडी, और जिसकी वजह से हार्ट बीट रुकी या कुछ भी हुआ। तो मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, अगर आप काम कर रहे हो करो, बट साथ में अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट मत करो। और इसमें एक और चीज भी बोलूंगा, जिन लोगों को भी कुछ टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी और तगड़ी नींद आती है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ 2 से 5 का टाइम होता है ना, 2 PM to 5 PM आफ्टर दोपहर में, अगर इस बीच में नींद आ रही है तो इट मींस कि उनकी स्लीप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है, और उनकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम या ये नींद उनके लिए आने वाले फ्यूचर में कोई ना कोई मेजर दिक्कत दे सकती है। ओके, तो अभी सोना जरूरी है? सोना जरूरी है, तभी कहता हूँ 8 घंटे की नींद नेसेसरी है। तो ये कोई टाइम भी है कि किस टाइम हमें सोना चाहिए, किस टाइम उठना चाहिए? देखो वैसे तो अगर बात तो वो वाली बात है, अब किसी को 8 बजे नींद आ जाए तो वो भी बढ़िया, किसी को 10 बजे जाए, जैसे अक्षय कुमार है वो तो देखो 4 बजे उठते हैं, बट वो सो तो जल्दी जाते हैं,
ठीक है, बट उन्होंने अपना पूरा रूटीन ऐसे बना रखा है कि उन्होंने 4 बजे उठना है, अपनी वो तो एक्सरसाइज सर एक करना है। पूरा परिश्रम है मेरे परिश्रम। हिसाब से, वो तो डिसिप्लिन है, उसमें तो Discipline। डिसिप्लिन में पूरा जिंदगी रहना पड़ता है। बट आजकल के माहौल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि लास्ट हमें इतने बजे तक सो जाना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो लास्ट कुछ होता नहीं। हाँ, अगर मैं ये बोलूँगा कि आज की जो नई जनरेशन है या जो हमारी जनरेशन है, वर्क फ्लो की वजह से अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 11 o'clock तक आसपास सो जाना चाहिए, 10 और 11 के और बीच 8 में। घंटे प्रॉपर सोना 8 घंटे चाहिए। पूरे प्रॉपर। एब्सोल्युटली। तो अभी से आपको आज से ही प्रॉपर सोना है ताकि आपकी स्किन और फर्टिलिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे सोरासिस है, एक्जिमा, हमने बात करी इतनी सारी, क्या ये आपने जैसे बताया कि फर्टिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, है ना? और अगर डालते भी हैं तो रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से या ऐसे ट्रीटमेंट की वजह से डाल सकते हैं, और स्ट्रेस की वजह से भी डाल सकते हैं। तो ये कितनी बात सच है या कितनी बात ये ट्रू फैक्ट है, है? ट्रू है, बिल्कुल सच्ची बात है कि अगर मैं किसी भी एक्जिमा में हूँ या किसी भी स्किन डिसऑर्डर में, ये स्किन के साथ भी नहीं है, इवन मैं नॉर्मली किसी भी प्रॉब्लम की बात करूँ, अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो ही मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, और मैं अपनी उसी चीज को बढ़ा भी रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर मेरी बॉडी, इवन कैंसर की भी मैं अगर बात करूँ, द मेजर प्रॉब्लम द कैंसर का भी मेजर रीजन जो है वो ज्यादातर स्ट्रेस डायग्नोस होता है कि क्या रीजन है उसके पीछे। कहीं ना कहीं कहीं ना कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ कॉम्प्रोमाइज। है जो स्ट्रेस क्रिएट देखो कर सेल्स रहा तो है। दोनों में बराबर है, नॉन कैंसर भी होते हैं और कैंसर सेल भी होते हैं, बॉडी में सब ठीक होते हैं, बस पेशेंट में वो एक्टिव वो एक्टिव हो जाते हैं। वो एक्टिव के रीजन जो है वो सिर्फ एक चीज है, स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो रिलीज इट। जी बिल्कुल। तो अभी डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है फर्टिलिटी से, सोरासिस जैसी बीमारियों का, ना, बट बिल्कुल। यस थ्रू स्ट्रेस और थ्रू रॉन्ग ट्रीटमेंट ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम बना देता है। और इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है? स्ट्रेस से, हाँ डेफिनेटली। अगर मेरा नींद प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा, मेरे पास मतलब डे टू डे की रूटीन में बहुत ज्यादा हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी, मैं प्लान करूँ एक नॉर्मल एक इंटरकोर्स की, तो शायद वहां पर मेरे को कॉम्प्रोमाइज होना पड़े, क्योंकि वहां पर क्या है कि बॉडी इतना सपोर्ट ही नहीं करी किसी चीज को, क्योंकि उसका खुद का ही बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अब वो ब्लड का फ्लो किधर फेंके, जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर फेंके, या जहां पर आपको चाहिए वहां पर फेंके। तो वहां पर समझ नहीं आ रहा होता बॉडी को करना क्या है, कैसे करना है, तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज होती है बॉडी। तो फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप पे भी असर आता है? ऑब्वियस सी बात है, उसका रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे, आपकी पार्टनर आपके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के बाद प्लेजर नहीं लेगा, तो उसको एक तरीके का जो प्लेजर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो दोनों साइड के मूड खराब होंगे, डिस्टेंसेस हो जाते हैं। तो अगर सोरासिस है भी, सबसे पहले हमें अप्रोच ट्रीटमेंट की अच्छी रखनी है, एग्जैक्टली, ताकि आपका और कोई भी फर्टिलिटी जैसे इश्यूज कॉम्प्रोमाइज ना हो। और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना, बीमारी है ठीक हो जाएगी, नहीं तो फिर आप इंटरकोर्स भी नहीं कर पाओगे, राइट? ओके। तो नेक्स्ट सर, जैसे हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइजेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्किन को और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में कितनी सक्षम है? हम डाइट और एक्सरसाइज से दोनों चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं? देखो डाइट और एक्सरसाइज बहुत मेजर रोल देती है बेसिकली। मैं स्किन की भी बात करता हूँ, मैं इवन फर्टिलिटी की भी बात करता हूँ। अब दोनों चीजों में देखो आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आपके ब्लड सारे ओपन होने चाहिए पहले, तभी सारी सिचुएशन स्टार्ट होंगी, अदरवाइज हो भी नहीं होगा। उसको ओपन करने का पार्ट कौन सा है हमारे पास, ओपनिंग का गेट कौन सा, कुछ अलग से गेट का है हमारे पास, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है। और फिजिकल एक्टिविटी में सबसे पहली चीज होती है हमारी खुद की एक एनर्जी, जिसको हम नॉर्मल सी बात करते हैं कि हम ऊर्जा बोलते हैं, एक तरीके से आयुर्वेद में भी बोलते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा को एक्टिव और कितना कर सकते हैं, वो आपकी हर एक गेट्स को ओपन करने में काम करे। ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी में एक एनर्जी और क्रिएट करती है, जिसे मैं एक एनर्जी ऊर्जा भी बोल देता हूँ, ठीक है। अब वो एनर्जी आप सिर्फ थ्रू एक ही सोर्स से ले सकते हैं, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा होता है कि आप इम्यून किस चीज से ले सकते हैं, उसमें आ जाती है आपकी फूड। तो यहाँ पर हमें किससे हमें आराम मिलेगा, हमारे खाने पीने से। मान के चलो मैं एक्सरसाइज कर भी रहा हूँ, बट मैं बाहर का बहुत खा रहा हूँ, तो फायदा नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और मैं साथ में खाना खा रहा हूँ, तो समझ लेना मेरी बॉडी बहुत अलग तरीके से काम करना स्टार्ट करेगी, और हर एक चीजों को ढंग से खोलना, ओपन, सारी चीजें बिल्कुल स्मूथली चलेंगी। तो मेरी जो डाइट है
उससे मेरी बॉडी में आता है तेज। जैसा अन्न वैसे मन। हाँ, मेरे बॉडी का तेज, मतलब अगर मैं बात करूँ, आप बहुत सारे अगर आपकी नोन टू में होंगे, आप ऐसे लोगों को देखो जो पहले डार्कर दिखते थे, बुढ़ापे में आते 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 वो गोरे होते जा रहे हैं, ठीक है। और उनकी चीज में क्या, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई नहीं, उनकी सिर्फ और सिर्फ डाइट में डाइट इम्प्रूव हो गई improve। तो वो फेस पे दिखता वो भी है। फेस पे दिखता है। जैसे जैसे आप अपने डाइट में रिफॉर्म करो, वैसे वैसे आपकी जो तेज है वो बढ़ता है शरीर में। अब बुढ़ापा तो वैसे देखा जाए तो हमारे स्किन को डल करना चाहिए, उसमें बहुत सारे रिंकल्स लाने चाहिए, उसमें बहुत सारी दिक्कतें लानी चाहिए, बट नहीं, वहां पर उल्टा हो रहा है। वहां पर आपकी स्किन जो है वो बेटर हो रही है, तेज दे रही है। अब उसमें मैं एक चीज कहता हूँ, जैसे मेरी दादी थी, एक नॉर्मल सी, हमारी दादी जो थी वो एज एन जो उनका रंग था वो सांवला था, ठीक है। और जब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा तो अपना उन्होंने डाइट अपने लिए, उन्होंने अपने बेटरमेंट के लिए, हो गई या घर बेटरमेंट के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए उन्होंने कहा कि चेंजेस करे डाइट में। जो उनके चेंजेस थे, जो सात्विक खाना उन्होंने चूज किया, वो उसी के बीच में रही, तो जिसकी वजह से उनकी जो तेज था वो बढ़ता रहा, मतलब स्किन बेटर होती गई। एग्जैक्टली। सो इसीलिए डाइट मेजर चीज है, डाइट हमेशा अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आपके ग्लैंड्स खोलेगा, आपको बेसिकली आपकी स्वेट आउट करेगा, आपकी सीबम कलेक्शन कम होगी, जहाँ पर सीबम कलेक्शन कम होगी वहां पर एक्ने कम होंगे। तो सर लास्ट एक बहुत बड़ा मिथ या फैक्ट आप बताना, ये है या नहीं, हल्दी दूध पीने से सेक्सुअल पावर बढ़ती है? देखो, दूध तो मैं हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि आज की डेट में दूध जो है वो पहले जैसा तो रहा नहीं, और हमारा गट पूरा पहले जैसा रहा नहीं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो विलेजेस वगैरह में रहते हैं, जो खुद की गाय पालते हैं और गाय के खाने का भी ध्यान रखते हैं, तो दूध पियो, कोई दिक्कत नहीं। गाय का, वो भी मैं उसका नहीं बोलता, बफेलो का मिल्क इट्स नॉट फॉर अस। गाय का दूध पियो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, अगर मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ कि गाय के दूध और हल्दी में अगर आप डाल के ले रहे हो, चाहे वो 1 कप या आधा कप ले रहे हो, नॉट फॉर, इससे ज्यादा नहीं, उससे हमको एक चीज तो मिलती है, वो मिलती है हमारी इन्फ्लेमेशन कम होने की पार, ठीक है, क्योंकि हल्दी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम होते हैं। बट इससे कोई फर्टिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो सेक्सुअल पावर बढ़ती है इसको पीने से? दूध पीने से कोई सेक्सुअल पावर नहीं बढ़ती, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो हम उससे क्या ही ऑब्टेन कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो हब दे रहा हो, ठीक है। नहीं तो फिर हमारे आयुर्वेद में मेंशन किया जाता कि भैया टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो दूध पियो, हल्दी दूध पियो, ऐसा कुछ नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का एक ही है, गोक्षुरा, शिलाजीत मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत सारे प्रमोट भी कर रहे हैं उस चीज को। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हल्दी दूध पीने से आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक है, तो हल्दी दूध से ऐसा कुछ नहीं है, इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है। हाँ, आपके साइकोलॉजिकल पे इफेक्ट डाल सकते हैं कि मैंने दूध पी लिया तो मेरे पास पावर आ गई। ओके। तो फिर सर ये राइट आफ्टर दी वेडिंग जो फर्स्ट नाइट होती है, उसमें दूध क्यों पिलाया जाता है इंडियन कल्चर में? नहीं पिलाना चाहिए फिर तो? बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, वो बस ऐसे ही बना रखा है उन्होंने। जैसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, रिचुअल्स हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, फिर भी रिचुअल चले आ रहे हैं, तो उनमें से एक रिचुअल है, चलो भाई दूध पिला दो, क्या पता पावर फील करे, कुछ कर जाए। अदरवाइज उनको अपने बच्चे पे यकीन नहीं हो रहा होता, क्वेश्चन मार्क होता है, चलो दूध पी के कुछ कर लेगा। ओके, तो एब्सोल्युटली नॉट, ये कल्चर हम बंद कर सकते हैं, राइट? हाँ, राइट। ओके। और जैसे आपने अभी गोक्षुरा का नाम लिया, है ना, शिलाजीत का नाम लिया, तो ऐसा एक, मतलब ऐसा एक एनरिच्ड एक आप हब बता दो आयुर्वेद का जो सेक्सुअल पावर भी इंक्रीज करता हो और फर्टिलिटी इश्यूज को भी कहीं ना कहीं सबसाइड करता हो। देखो मैं यहाँ और एट द सेम टाइम स्किन भी वो यंग रखे। देखो मैं यहाँ पर सिंपल एक शिलाजीत का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि शिलाजीत जो है वो फर्टिलिटी तो बूस्ट करती है, बट वो बहुत सारे मिनरल्स के साथ आती है, और मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होते हैं, और मिनरल्स इनटेक इट मींस कि हमें ऐसे में कहीं नहीं मिल रहा। हम बहुत सारे देखते हैं कि अब नॉर्मल सी चीजें हैं कि पहले के टाइम पे हम आरओ का पानी पिया करते थे, बोटल्ड भी आती थी, आरओ का पानी आता था। अब धीरे धीरे उन्होंने भी उसमें एडेड मिनरल्स करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि जब पानी का हम पहले इनटेक किया करते थे कुएं, तालाब या नदियों का किया करते थे, एडेड मिनरल्स होते थे, उसमें मिनरल्स हमें मिल जाते थे, छोटे छोटे मिनरल्स जिस पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता। एग्जैक्टली। बट यहाँ पर वो हमें मिनरल्स ऐसे कहीं किसी जगह पे नहीं मिल रहे,
ठीक है, और जब मिनरल्स नहीं मिल रहे तो वो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं तो याद करेगी। जैसे विटामिन की रिक्वायरमेंट है वैसे मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है बॉडी को। तो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए एक बहुत मेजर रोल है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी स्किन, हमारी आईज, हमारी सारी हेयर, सारी चीजें हमारी जुड़ी रहती हैं किसी ना किसी मिनरल से। तो मेरे हिसाब से वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक ही चीज़ है शिलाजीत, जो बहुत सारे मिनरल्स के साथ आती है। तो शिलाजीत एक हब बोलूँगा। दूसरा मैं एक जरूर बोलूँगा विटामिन सी के साथ एक आंवला। ठीक है, आंवला बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि विटामिन सी इंटेक करने से हमारा लीवर हेल्दी रहता है, हमारी सेक्सुअल हेल्थ हेल्दी रहती है। इसी के साथ साथ हमारे हेयर, स्किन भी ग्लो होता है, स्किन भी ग्लो होता है। अच्छा विटामिन सी इंटेक है तो बढ़िया है, मतलब ओवरऑल बढ़िया चीज। मतलब हमें थोड़ा सा रिवर्स दिखाना है स्किन को, एजिंग ना दिखे तो शिलाजीत और आंवला हम खा सकते हैं डेली बेसिस पे। तो ये आप नोट डाउन कर लो, या आपने सुन लिया है तो आप प्लीज इसको इनटेक करना शुरू करो। अगर आपको कोई और स्किन कंडीशन नहीं है साथ में तो आप शिलाजीत, आंवला जैसी चीजों का इनटेक कर सकते हैं, ताकि स्किन भी आपकी रिवर्स पे जाए, एंटी एजिंग की तरह वो काम करेगा, ज्यादा एजिंग ना दिखे और आपकी फर्टिलिटी इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। तो सर इतना मजा आया, इतनी सारी बातें हमने जानी और इतना सारा अच्छा अप्रोच मैंने देखा टुवर्ड्स फर्टिलिटी एंड स्किन इश्यूज की। हम और भी स्किन इश्यूज को और तरीकों से रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके हार्मोनल लेवल्स को जान के, और भी पेशेंट को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो एंड में पहले तो शुक्रिया, आप आए, हमें टाइम दिया, आपने हमारे साथ शूट किया और आपने इतनी रेलेवेंट चीजें बताई हैं जो ताकि लोग गलत इन्फ्लुएंस ना हो, शायद सही चीजें फॉलो करें। बट एंड में आप टू द यूथ, टू द जनता, टू द ऑडियंस, आप ऐसी क्या पीस ऑफ एडवाइस देंगे जिसको वो फॉलो करें और अपने रूटीन में इनकलकेट करें? सो बेसिकली मैं आपके व्यूअर्स को एक ही चीज एडवाइस करूंगा, वो एक ही पार्ट है, नींद पूरी लो भैया, नींद पूरी लो, डाइट अच्छी रखो और अपनी पूरी डे टू डे के रूटीन में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी को जरूर डालो। रेमेडीज आती रहेंगी जाती रहेंगी, खाना पीना आपका आता रहेगा जाता रहेगा। ये जितनी भी सारी चीजें रेमेडीज या कोई भी मेडिसिन जितनी भी हैं, ये एक टेम्परेरी फेस की होती है, आपको ठीक करने आएंगी। फिर दोबारा अगर आप उसी लैब पे जाओगे तो वही आपको प्रॉब्लम बार बार देखने को मिलेगी। इससे बेटर है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लो, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर लो, अपने खाने पीने पे ध्यान दे लो, एक्सरसाइज कर लो, फिजिकल एक्टिविटी कर लो, जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स कभी फेस ही ना करनी पड़े। और दवाइयों से जितना दूर होगे उतना बढ़िया। वेरी ट्रू, मतलब दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना है, पहले खुद मेहनत करनी है Exactly. और फिर फॉलो करना है। तो आप डॉक्टर हिमांशु की एडवाइस जरूर माने, इसको अच्छे से इंकलकेट करें ताकि आप हम लोगों से बचे रहें और हमारे ट्रीटमेंट से बचे रहें, आपको डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े और आप नेचुरली ऐसे ही खूबसूरत दिखें और कोई भी इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज आपको क्रिएट ना हो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। हम फिर से शूट करेंगे और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं आपको दिशाहीन होने से रोकने के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर।